हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कशफुर और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर मिल जाए सब कुछ इस ज़िंदगी में तो तमन्ना किस चीज़ की करोगे। अगर सब कुछ आपको मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे आप, राइट। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही आपको जीने का मज़ा देती हैं। तो हर एक मिडिल क्लास या नॉर्मल क्लास जो पीपल है उनकी स्टोरी है। और जो आज का ये वीडियो है जिसमें हर कोई इनकम जनरेट करता है मंथली या बिजनेस वाइज, तो उसको किस तरह से यूज कर सकता है अपने ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए, जो अधूरी हमारी ख्वाहिशात है। ये लाइन काफी मुझे अच्छा लगा था, इसके लिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, राइट। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप सैलरी पर्सन हो या आपका बिजनेस है, तो किस तरह से आप पैसे को मैनेज कर सकते हो और किस तरह से उसको ग्रो कर सकते हो और अपना हर एक छोटा सा सपना पूरा करने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि सपने पूरा करना है तो कम से कम स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा, भले वो पूरे ना हो लेकिन एटलीस्ट अप्रोच तो हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो ये वीडियो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अपने पैसे को ग्रो करना है, उससे आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या हर कोई चाहता है उनका एक खुद का घर हो, राइट। तो उसके लिए तो किस तरह से आपको मैनेज करना है, आज के वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको ये पूरा का पूरा जो एक्सेल शीट है लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पे, ट्विटर पे और मेरे चैनल को, ताकि इसी तरह कंटेंट आपको मिलते रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लानिंग क्या होता है। सो प्लानिंग जो आपका होता है कि आपका 50,000 या 30,000, कोई 1 लाख रुपया महीना कमाता है, उसको किस तरह से कोई मैनेज करना चाहिए जिससे उसका पैसा धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट हो, ताकि कल जाकर के जब उसको जरूरत पड़े तो पैसा यूज कर सके, जो भी उसके छोटी सी ख्वाहिशात है। तो स्क्रीन की तरफ बढ़ते तो आपको थोड़ा क्लियर आइडिया मिलेगा। सो आ जाते हैं मेरे एक्सेल शीट की तरफ, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर अ कॉमन मैन, जो मैंने कोशिश की आपके लिए प्रिपेयर करने का, राइट। तो बेसिक प्लानिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले वो हमारा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट अपना एग्जांपल कंसिडर किया है, जस्ट हाइपोथेटिकल हिसाब से, कि एक कंजर्वेटिव प्लानर है। कंजर्वेटिव मतलब उसको रिस्क और कुछ नहीं लेना है। मतलब दादाजी के ख्यालात वाले आज के टाइम पे, कि उनको पैसा, उन दादाजी ने बताया था कि पैसा आपको बचाना है, वही पैसे आपको कल जाकर के आपके बच्चों के लिए, घर के लिए, हर चीज के लिए काम आएगा। उसे कोई चीज के बारे में, सेविंग अकाउंट, बैंक बैलेंस या म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, कोई चीज के बारे में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, राइट। तो कंजर्वेटिव प्लानर मेरी तरह, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। सो एज यहाँ पे मैंने डाला है 32, मेरा एज वैसे 29 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे कंसिडर किया है जब मेरा एज 32 के आसपास होगा या किसी का होगा तो उसका सैलरी कितना होना चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है कि सैलरी 50,000 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनकम लिखा है मैंने, इनकम इंक्रीज यहाँ पे 2022, 23, 24, 25, टोटल 31 तक, मतलब टोटल 10 साल की प्लानिंग का फिलहाल हम कर रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पे लिखा है 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, राइट। तो यहाँ पे 10% का मतलब ये है कि मेरी तनख्वाह, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं 1 लाख डालूं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल, तो आप देखोगे सारे के सारे वैल्यूज चेंज हो जा रहे हैं, राइट। लेकिन मेरी 1 लाख रुपया तनख्वाह शायद हो या ना हो, तो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरी तनख्वाह फिलहाल जस्ट एग्जाम्पल 50,000 रुपए के आसपास है महीना। आप चाहो तो आपके हिसाब से 25,000 डाल सकते हो, 30,000 डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे मैंने 10% इनकम इंक्रीज लिखा है। इसका मतलब क्या है कि हर साल मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, मुझे कोई क्विट नहीं करना, जस्ट समझने के लिए कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बनना है, मुझे सिंपल सा जीना है। हर साल उस कंपनी में मुझे 10% इंक्रीमेंट मिलता है, मेरे लिए काफी है, मेरा उससे घर चलता है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 50,000 रुपया फिलहाल उसकी अभी की तनख्वाह है, राइट। 10% से इंक्रीज होगा तो अगले साल 55,000 होगा, उससे 10% इंक्रीज होगा तो 60,500 होगा, उससे 10% इंक्रीज करेंगे तो 66,000, 66,550 रुपीज होगा। मतलब आने वाले 10 साल के बाद ये जो पर्सन आज जो 50,000 रुपए कमा रहा है 32 के उम्र में, वो आने वाले 2031 में इसकी सैलरी कम से कम 1,29,687 रुपीज 12 पैसा के आसपास पहुंच जाएगा, राइट। मतलब ये पूरा अगर मैं क्युमुलेटिव ले लूं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रखा है पूरा सम करके, आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कि मतलब पूरे 10 साल में ये जो टोटल इनकम अपनी सैलरी से जनरेट करेगा, कम से कम यहाँ पे दिया है कि आपका 1,11,18,700 के आसपास ये टोटल इनकम जनरेट कर लेगा, कि हर साल 10% से इंक्रीज हो रहा है। और इस हिसाब से अगर उसका इनकम सिर्फ देखे तो इसने इतना जनरेट किया है पूरे 120 महीने में, राइट।
उसके बाद हमारे पास खर्चात भी आ जाते हैं, हमारे पास खर्चे भी हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंस कंसिडर किया है 50%। 50% हमारा खर्चा होने वाला, मतलब 50,000 रुपये की तनख्वाह है तो 25,000 रुपये मेरा घर में खर्चा हो जाएगा। ये मैं प्लानिंग करता हूँ। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल, रेंट का, या फिर आपका घर का एक्सपेंस, राशन का खर्चा, राइट, आप पैसा कहीं ट्रांसफर करते हो, ए टू डेट जो भी एक्सपेंस मैं करता हूँ, कंसिडर करता हूँ एकदम कंजर्वेटिव कि भाई 50% तो मेरा खर्चा हो ही जाता है। तो अगर 50,000 का 50% निकालूं तो 25,000 होता है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है यहाँ 25,000। अगले साल मेरी सैलरी अगर 55,000 होती है तो मेरा 50% खर्चा के हिसाब से 27,500 के आसपास। तो इस तरह से आपका टोटल एक्सपेंस निकल के आया 55,59,350 रुपीज के आसपास, मतलब जो कि 50% आपके टोटल इनकम का, राइट। ये एक्सपेंस हो गया। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि महंगाई दर बढ़ता है। जब मेरे डैड या कोई भी घर पे आता है, या आज टमाटर का दाम 10 रुपए था, अभी 12 रुपए हो गया। आलू जो मिलता था आई थिंक 20-25 रुपए किलो, अब वही चीज 40 रुपए किलो मिल रहा है, राइट। तो इन्फ्लेशन जैसा कोई चीज एग्जिस्ट करता है। तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो हर साल बढ़ता रहेगा, ये चीज याद रखो। तो यहाँ पे मैंने जो आरबीआई का गाइडलाइन है कि 4 से 6% के आसपास ही हमको इन्फ्लेशन रेट रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियन कंसीडर किया है कि इन्फ्लेशन रेट 4.5% के आसपास पूरे आने वाले 10 साल तक यही कांस्टेंट मैं एवरेज कंसीडर करता हूँ कि जो भी चीज अब खरीद रहा हूँ वही चीज मुझे अगले साल 4.5% ज्यादा महंगे दाम में मिल सकता है। यहाँ पे 4.5% पूरे 10 साल में मैंने यही कंसीडर किया है। तो अब जो मेरा एक्सपेंस 25,000 था, जो पहले खर्चा करता तो घर का काम चल जाता, लेकिन वही चीज अब खरीदने में 4.5% इंक्रीज हो गया। तो उससे मेरा जो एक्सपेंस विद सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इन्फ्लेशन, 26,125 रुपए के आसपास अब मेरा खर्चा होगा। अगले साल 28,737 रुपए, और इसी तरह पूरा आपको दिख रहा है। मतलब अब क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर में 4.5% ऐड कर रहे हो कि इन्फ्लेशन के वजह से भी तो खर्चा होगा, वो भी मुझे उसमें कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। आपकी सैलरी ग्रो हो रही है 10% से, लेकिन इन्फ्लेशन भी 4.5% कॉन्स्टेंट रहा है, राइट। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन हमने कंसिडर कर लिया कि आपका 26,125 रुपए आपके पास आपका एक्सपेंस हो गया, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है सरप्लस विद नो इमरजेंसी फंड। इसका मतलब क्या, यहाँ पे देख रहे हो 23,875 रुपीज। तो ये क्या है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे E10 माइनस E16। E10 आपका क्या है, सैलरी है 50,000, और E16 क्या है, आपका एक्सपेंस, मतलब आपका खर्चा। अगर मैं इन्फ्लेशन को कंसिडर करूँ, अगर 50,000 में से 26,125 रुपया माइनस कर दूं तो मेरे पास बचता है 23,875 रुपए। उसके बाद अगले साल क्या बचेगा, 26,000। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं एक सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 23,875 रुपया बच रहा है। सरप्लस विद नो इमरजेंसी फंड, इसका मतलब क्या, अब ये आपके पास पैसा सेविंग में चाहो तो आप रख सकते हो, आपके पास है, लेकिन कुछ पैसा आपको इमरजेंसी फंड के लिए रखना पड़ता है। आप पूरा का पूरा पैसा उठा करके बैंक में, एफडी में, आरडी में, या सेविंग में, या तिजोरी में आप रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन कुछ फंड आपको साइड में रखना पड़ता है जो आपके बुरे वक्त में आपको और ज्यादा जरूरत पड़ सके। कुछ पैसे हमारे मॉम डैड अलग से बक्से में, कहीं डब्बे में रखते हैं ताकि कभी अचानक से कुछ इमरजेंसी आ जाए तो वहां से वो पैसा निकाल सके। तो ये कुछ इसी तरह का फंड है, इमरजेंसी फंड। तो मैंने कंसीडर किया है आपके पास जो भी सेविंग बचता है पूरा एक्सपेंस करने के बाद, उसका 15% आपको पैसा निकाल देना है। उसको ना इन्वेस्ट करना है, ना उसको ट्रेड करना है, या कहीं भी नहीं डालना है। आपको 15% आपको साइड में, बैंक में कहीं आपको साइड में रख देना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो 23,875 रुपए का अगर 15% में निकालू तो आता है 3,581 रुपीज के आसपास। अब क्या, अब ये मैंने इमरजेंसी फंड निकाल दिया, राइट। ये 1 महीने का है, लेकिन इस तरह तो 12 महीने का हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से अगर टोटल करूं तो मैं पूरे 10 साल में कम से कम 7,96,376 रुपीज के आसपास मैं इमरजेंसी फंड मैनेज कर पाया, अलग से मैंने रखा, राइट। और बिना अगर इमरजेंसी फंड ना रखूं तो मेरे पास जो टोटल सरप्लस बचता है 53,09,179 रुपीज के आसपास, जो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये चीज भी लिखा है, आप देख सकते हो, कीपिंग इन तिजोरी विद नो केयर। मतलब आप अपना पैसा सिर्फ कमा रहे हो और सिर्फ वो सिर्फ अपने गुल्लक में रख रहे हो, तिजोरी के अंदर भरते आ रहे हो, बैंक में भी नहीं रख रहे हो। तो इसके हिसाब से आपके पास 53,09,179 रुपीज के आसपास रहेगा। लेकिन आप इमरजेंसी फंड उसमें से माइनस कर देते हो 7,96,376 रुपए, जो आप पूरा 10 साल में एक्यूमुलेट किया है। तो आपके पास क्या बचता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सरप्लस
20,293 रुपीज 75 पैसा। तो ये आप हर महीने ये सैलरी अगर आपकी 50,000 रहेगी तो कम से कम आपको मिनिमम 20,293 रुपए बचाना है, राइट। ये आपका सरप्लस है, इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं, किसी को उधारी ये सब कुछ नहीं देना, आपने एक्सपेंस में सब कुछ मीट कर लिया है। तो 20,293 रुपीज 75 पैसा ये आपका पूरा आ चुका है। अब इस तरह से अगर मैं इसको सिर्फ जमा करते हो, हर साल इंक्रीमेंट भी हो रहा है, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उस हिसाब से अगर जमा करते जाऊं तो मेरे पास बच जाता है आने वाले 10 साल के बाद या 120 महीने के बाद, इस तरह से धीरे धीरे करते करते मेरे पास कम से कम 45,12,802 रुपए या 45,12,802 रुपीज आप सेविंग कर लोगे, अपने तिजोरी में रख लोगे। साथ साथ में आप का इमरजेंसी फंड जो 7,96,000 है वो भी आपके पास अलग से पड़ा रहेगा। अगर आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके पास 50,000 इनकम है और 10% से हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, आप काफी कंजर्वेटिव प्लानर हो, 50% एक्सपेंस कंसिडर करते हो, कुछ शायद एग्रेसिव प्लानर हो, वो एक्सपेंस और कम कर दे, मतलब काफी ज्यादा कंजूस, मतलब 40% पे एक्सपेंस ले आए, 50% के, तो मे बी उसका सरप्लस और इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको बेसिक प्लान बताया कि कोई बंदा अगर नॉर्मल कमाए 50,000 रुपए भी तो किस तरह से हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल किसी की तनख्वाह 30 साल की उम्र में 25,000 है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 25,000 है, तो वो कितना बचा लेगा? 22,56,401 रुपया बचा सकता है आने वाले 10 साल में। एक कॉमन मैन 25 के उम्र, जिसका उम्र अभी 24 साल या 30 साल के आसपास हो, अगर उसकी सैलरी 25,000 तनख्वाह है तो इतना पैसा बचा सकता है अपने तिजोरी में रख करके, कुछ ना करे तो भी, राइट। अब कुछ बीच में कुछ भी कंडीशन हो सकता है, मे बी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 10% उसने बहुत सारे जॉब स्विच कर दिए हो तो उसका इंक्रीमेंट में भी और ज्यादा हो जाए, ये पैसा भी कभी कभी एक्सेस आ जाए। तो फिलहाल मैंने एक नॉर्मल कंडीशन कंसिडर किया है कि एक नॉर्मल सिचुएशन 10% वो 10 साल एक ही कंपनी में जॉब कर रहा है, लेकिन वो स्विच कर सकता है, उसका इंक्रीमेंट 10% की जगह पे 50% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जस्ट एक कंजर्वेटिव वे के हिसाब से मैंने कंसिडर किया है कि वो बंदे को नॉर्मल जॉब करना है, 10 साल एक ही कंपनी में रहना है और 10% हर साल उसको इंक्रीमेंट मिलता है, उसको कहीं कुछ नहीं करना है, कंफर्टेबल जोन में रहना है, स्विच भी नहीं करना है, तो उसके हिसाब से कंडीशन मैंने यहाँ पे रखा है। तो उसके हिसाब से कितना पैसा बचा रहा है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कि 30 की उम्र या 32 की उम्र में आपकी सैलरी 50,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। खास करके आईटी वाले, उनकी सैलरी 1 लाख रुपए के ऊपर होती है 30 की उम्र में, टू बी फ्रैंक, राइट। तो यहाँ पे 50,000 का मैंने सैलरी पकड़ा, उसके हिसाब से इतना हुआ। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये तो आपने तिजोरी में पैसा रखा ना, अगर आपने इसको सेविंग अकाउंट में रखते, अगर इसको एफडी में रखते, मतलब जो चीज आपने 45 लाख रुपया पूरे 10 साल में जमा किया है, उसी को धीरे धीरे जो ये 20,000 रुपए हर महीने का सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते आते, एफडी में डिपॉजिट करते आते, ईयरली, मंथली, जो भी चीज है, तो किस तरह से वो चीज आपको दिखाई देता कि क्या पैसा मेरा 45 लाख रुपया रहता या उससे ज्यादा रहता। तो वो चीज यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, 8th वंडर विच इज अ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग पावर, राइट, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आ जाते हैं अब थोड़ा सा स्मार्ट होने का तरीका है। स्मार्ट तरीका मतलब, अगर यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है कि कशफुर इन्वेस्ट, मतलब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 45 लाख रुपए 12,802 रुपए पूरे 10 साल में, जो भी 20,000 फिर अगले साल जो इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे करते मैंने 45 लाख पूरे 10 साल में इन्वेस्ट किया या सेव किया। तो डिफरेंट एसेट क्लास मतलब आपका रियल स्टेट भी हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, इंडेक्स फंड हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, इक्विटी, जो भी चीज अलग अलग वुड बी अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसका रिटर्न कितना होता अगर मैंने 10 साल अगर इन्वेस्ट किया। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एंड व्हाट सपोज्ड टू डू, मतलब आपको क्या करना चाहिए अगर आपने ये 45 लाख रुपए सिर्फ ऐसे ही जमा कर लिया, अगर उसी को धीरे धीरे करते कहीं पे डालते तो आज उसका वैल्यू क्या होता, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं आपको 45,12,802, ये आपका पिछले इससे ही आ चुका है, बेसिक प्लानिंग से मैंने यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, यहाँ पे आ गया, तो ये पूरा वैल्यू दिखाई दे रहा है। इफ इन्वेस्टेड ग्रेजुअली 45,12,802 रुपीज 46 पैसा, अगर 10 साल में ग्रेजुअली ये इन्वेस्ट करते तो क्या होता, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक होता स्मार्ट, एक होता इंटेलिजेंट। पहले हम बात करते हैं स्मार्ट तरीके के बारे में। एसेट टाइप, मैंने यहाँ पे एसेट कंसिडर की, आपको
नॉलेज के हिसाब से। कुछ लोग चलो थोड़े बहुत समझदार हो गए, सेविंग अकाउंट खुला लिया। कुछ लोग थोड़े और समझदार हो गए, एफडी खुला लिया। कुछ लोग और ज्यादा समझदार हो गए, बॉन्ड, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ लोग और ज्यादा समझदार हो गए, थोड़े बहुत और फाइनेंशियल लिटरेसी आ गया, म्यूचुअल फंड। कुछ लोग और ज्यादा तेज हो गए, इंडेक्स फंड। उसके बाद और तेज हो गए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट। तो ये तरीका है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ईयरली इन्वेस्टेड विद नो रिडम्पशन एंड री इन्वेस्टेड बैक। इसका मतलब क्या है कि आप जो 45,12,802 रुपए है, वो भी जो ग्रेजुअली आप इन्वेस्ट करने वाले, क्योंकि ये पूरा 10 साल का वैल्यू है, राइट। इसको आप अगर ग्रेजुअली इन्वेस्ट करते, हर साल 20-20 हजार जो भी कर रहे थे उसको हर साल री इन्वेस्ट करते बिना रिडीम किए हुए। मतलब आप एफडी रखते हो, उसके बाद 1 साल के बाद तोड़ देते हो तो कुछ मतलब नहीं होता। उसको तोड़ो मत, उसको फिर से री इन्वेस्ट करो, तो आपको क्या रिटर्न मिलता था। इसका फॉर्मूला कंपाउंडिंग पावर का ये है, पर उसमें नहीं जाऊंगा कैलकुलेशन में। आपका पैसा कैसा रहेगा वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ईयरली रिटर्न अभी की हम सिचुएशन ले लेते हैं कि सेविंग अकाउंट में आज के टाइम पे अगर आप पैसा रखो तो आपको मिलेगा 2.8% एक साल में रिटर्न। कुछ बैंक आपको 4.5%, 4% भी देगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट अभी कम हो गया, इसके हिसाब से देख रहे हैं 2.8% आपको ईयरली रिटर्न मिलेगा। मतलब 100 रुपए का आपका 1 साल के बाद क्या होगा, 102 रुपए 80 पैसा। लेकिन इन्फ्लेशन 4.5% है। एक चीज याद रखिए, एफडी में आपको अभी के टाइम पे 6% मिलेगा, बॉन्ड में आपको 9% मिलेगा, म्यूचुअल फंड में 12% ईयरली रिटर्न मिल सकता है आपको, इंडेक्स में 13% और पोर्टफोलियो में 18%, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ईयरली रिटर्न है, इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब अगर 2.8% डिवाइड बाय 4 करूं तो 0.7% आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो फॉर्मूला में लिखा हुआ भी है, राइट। तो इसको कितने टाइम के लिए रखने वाला हूं, 10 साल के लिए, क्योंकि 10 साल का ही इन्वेस्टमेंट था, 10 साल का ही हमारा सैलरी का सब कुछ किया, तो 10 साल मुझे इन्वेस्ट अगर इसमें रखता था क्या होता, उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रखा है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कंपाउंडिंग का पूरा फॉर्मूला है। तो उसके हिसाब से आपका वैल्यू 10 साल के बाद क्या होता, कितना है ये, 59,48,000 नॉट 89 रुपीज। मतलब अगर आपने सिर्फ तिजोरी में रखते हैं तो आपका पैसा होता 45,12,800 नॉट 2 रुपीज। वही पैसा अगर आपने सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन करके अगर पैसा उसमें जमा करते रहते कंटिन्यूसली और 2.8% के हिसाब से, कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, राइट। तो आज आपका वैल्यू होता 59,48,089 रुपीज के आसपास, राइट। वही चीज अगर आपने एफडी में रखा रहता तो आपका वैल्यू होता 6% के हिसाब से 80 लाख रुपए के आसपास, जो आपको तिजोरी में सिर्फ 45 लाख। अब सेविंग अकाउंट में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। एफडी में कोई रिस्क नहीं, जाकर के आप एफडी कराएं, हर साल री इन्वेस्ट उसको कीजिए, राइट। तो आपका 80 लाख रुपए का वैल्यू होता। उसके बाद आता है बॉन्ड अगर 9% रिटर्न दे रहा है तो उसके हिसाब से आपका वैल्यू 45 लाख जो आपको तिजोरी में रख के मिल रहा था या सेविंग में या एफडी में, उससे आपको क्या मिलेगा, 1,06,83,444 रुपीज 61 पैसा बॉन्ड में। अब ये बॉन्ड क्या होता है, जस्ट एक समझने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। अपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर के देख लेना, हाउ टू डू वैल्यूएशन, बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो है और काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। आ जाते हैं यहाँ पे गोल्डन पाई करके। तो आप जब बॉन्ड खरीदते हो, ये सिमिलरली आपका एफडी जैसा होता है, लेकिन कंपनी इश्यू करती है कि वो कंपनी का बॉन्ड का पेपर रहेगा 10,000, 50,000, 1 लाख का, वो आपने खरीदा और उसके अंदर फिर से रीइन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक वेबसाइट यूज कर बता रहा हूँ, गोल्डन पाई, यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक का है, 13.51% के आसपास आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड है, राइट। आपका जो रिडीम का डेट है 2025 का, और इसको जो रेटिंग दिया गया क्रिसिल और इकरा जैसी कंपनीज ने A- दिया है। तो जिसका ज्यादा रेटिंग अच्छा रहेगा A के ऊपर, वो बॉन्ड आप बाय कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है तो आप उससे रिटर्न कम से कम 13%, लेकिन मैंने वहां पे क्या किया, 9% सिर्फ कंसिडर किया, प्लीज नोट, इंटरेस्ट के हिसाब से। तो काफी फ्लक्चुएट होता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज 9%, 9.5% के आसपास रहता है। तो यहां से जाकर के आप बॉन्ड भी बाय कर सकते हो, राइट। सो बॉन्ड मैंने आपको यहाँ से सिंपल बता दिया। तो उसके हिसाब से आपका इतना वैल्यू होता। सोचिए कितना डिफरेंस आ रहा सिर्फ प्रोडक्ट में चेंज कर रहा हूं तो। उसके बाद आ गया म्यूचुअल फंड सही है, इतना सारा मार्केट में चल रहा है। तो अगर म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया हर साल का, जो 45 लाख जमा हो रहा था वो धीरे धीरे करके मैंने अगर 45 लाख डाल दिए रहते 10 साल के लिए, तो आज उसका वैल्यू होता 1,40,16,079 रुपीज के आसपास, राइट। वही चीज अगर मैंने इंडेक्स में डाल दिया था। अब इंडेक्स क्या होता है, अब इंडेक्स मतलब जैसे कि हमारी कंट्री में सेंसेक्स और निफ्टी है, अगर उनको ही दूसरे रेप्लिकेट करते हैं, उनके फंड में अगर यही चीज में ग्रेजुअली इन्वेस्ट किया जाता, जो आपको मालूम है आज निफ्टी 17,400 के आसपास है, 5 साल के बाद
ये निफ्टी कम से कम आपको 25,000 के आसपास दिखाई देगा। मतलब आप निफ्टी के सारे स्टॉक्स बाय करना चाहते हो, टॉप 50 कंपनीज की बात कर रहा हूं, उसमें आप ग्रेजुअल इन्वेस्ट करना चाहते हो, राइट। उससे आपका पैसा ग्रो होगा। लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क काफी कम होता है, बहुत कम होता है, और चांसेस रहता है कि कंट्री ग्रो हो रहा है, निफ्टी ग्रो हो रहा है, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो होगा बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए। आपको ज्यादा एनालिसिस और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए भी आप सीधा यहाँ पे वेबसाइट है क्लियर टैक्स करके, यहाँ पे कुछ निफ्टी 50 के डायरेक्ट प्लान है कि 18%, 19% इन्होंने, या देखो आप देख सकते हो ये रिप्लेट करते हैं। तो डायरेक्टली आप ऐसे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, जो इंडेक्स फंड खरीद सकते हो, जहां पे आप ग्रेजुअली 20,000 रुपया जो भी था आपका इन्वेस्ट करते हो आपको इसमें ना, रिस्क की बात करूं तो रिस्क का मेरे ख्याल से 5% से भी कम है। 95% चांसेस आपका पैसा बनेगा इंडेक्स फंड में, हाईएस्ट चांस है। लेकिन अच्छा इंडेक्स आपको खरीदना है, सिर्फ निफ्टी 50 का ही खरीदना, मैं आपको ये सलाह दूंगा, बाकी कोई नहीं खरीदना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो मैंने आपको बता दिया, आपने ये कर लिया। अब आप थोड़े और ज्यादा समझदार हो गए, आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज आ गया है। स्टॉक मार्केट में कंपनी के बिजनेस को समझते हो, मैनेजमेंट को समझते हो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझते हो, और उसके बाद जब आप कोई आपका पोर्टफोलियो अगर आपके पास नहीं है, लेकिन आप किसी को देते हो मैनेज करने के लिए, भाई तू मैनेज कर, और वो 18% रिटर्न आपको ईयरली जनरेट करके देता है। 20,000 आप महीना डाल रहे हो, और उस तरह से 10 साल उस बंदे के साथ अगर आप जुड़े रहो, तो कम से कम आपको जो 45 लाख रुपए जो आप नॉर्मल तिजोरी में रख रहे थे, या इंडेक्स में आपको 1,43,53 मिल रहा था, यहीं पे आपको 2,36,19,265 रुपीज के आसपास आपको मिलेगा। सो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपके पास नॉलेज आ जाता है तो आपका पैसा कितना ग्रो हो जाता है। ये एक स्मार्ट तरीका है। अब मैं ये जो सीखना है मेरे को पोर्टफोलियो किस तरह से, सो आई थिंक आप मेरे वेबसाइट पे आ सकते हो, फिनकरो पे। यहाँ पे कोर्सेस है जिसका फीस मैंने काफी कम रखा है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। जब आपके पास बिजनेस को समझना, स्टॉक एनालिसिस को किस तरह से करते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे शेयर को पिकअप करना चाहिए, इंडस्ट्री किस तरह से रिसर्च करते हैं, एक कॉमन मैन, डॉक्टर, इंजीनियर, या 10वीं पास, या हाउसवाइफ, या रिटायर पर्सन, या सिर्फ 12वीं, और नॉर्मल लोग, वो किस तरह से स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और कम से कम 18% तो नहीं, कम से कम 14-15% भी अगर निकाल सके, 15%, 16% भी, तो भी आपका रिटर्न मोर देन 2 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा, और आपकी सैलरी 50,000 के आसपास है, राइट। तो यहाँ पे ये कोर्स आप इनरोल करोगे जो 699 रुपीज के आसपास है। अगर आपके पास वो पैसा भी नहीं है, आप ऑनेस्ट 200 का कूपन यूज करो और ये कोर्स बाय करो, आपको इतना ज्यादा हेल्प करेगा। इसमें आपको ये जो कोर्सेस है रिकॉर्डेड है और सब लाइव, इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, साथ साथ में आपको मैं भी मिलूंगा। मतलब आप हर संडे मुझे 10 से 11 के बीच में आप मुझे फोन पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली मैं आपको वहीं पे आपका क्वेरी सॉल्व करूंगा। और ये एक बार एनरोलमेंट की तो जिंदगी भर आपको एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि पैसा बन जाएगा, लेकिन लोगों के सपने भी पूरे करें तो उससे ज्यादा दुआ भी मिलेगी। तो इसके लिए मैंने इसका फीस पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया। यही कोर्स आपको मार्केट में लिख के देता हूँ 30 से 35,000 रुपए के नीचे नहीं मिलेगा। और वही चीज मैंने उनका रेप्लिकेट यहाँ पे किया, वो भी काफी सिंपल लैंग्वेज में, ताकि हर कोई सीख सके और अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सके, जो हमारी अधूरी ख्वाहिशें हैं, राइट। तो आप यहाँ पे विजिट करें fincoro.com पे, कोर्स परचेस कीजिए और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ट्रस्ट में पूरे के पूरे कोर्स सब कुछ है, और कभी भी कुछ फ्री अपडेट्स रहा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन ज्यादा नहीं करता हूँ, राइट, लेकिन फिर भी लोग ग्रो हो इसके लिए मैंने ये फिलहाल मैंने सोचा इसमें इंक्लूड किया जाए, राइट। तो यहाँ पे आपका हो गया स्मार्ट तरीका, एक होता है इंटेलिजेंट तरीका। कंपाउंडिंग का और ज्यादा मैजिक आपको इंक्रीज करना है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ री इन्वेस्टमेंट वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज कर दो। इसका मतलब क्या, यहाँ पे लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज हायर एज अ रिटर्न्स पेड ईच क्वार्टर अर्न्स मोर रिटर्न्स ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 3 प्रोडक्ट के लिए लागू कर सकते हो आप, सेविंग अकाउंट, एफडी और बॉन्ड। इन तीनों में आप जो 1 साल के अंदर में जमा कर रहे थे, वो 1 साल की जगह पे आप उसके अंदर क्वार्टरली जमा करो। क्वार्टरली मतलब 20,000 जमा किए, उसको फिर से रीइन्वेस्ट करो, 20,000 इन्वेस्ट किए, फिर से रीइन्वेस्ट करो। मतलब जो आपका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो गया, राइट। पहले आप सिर्फ 10 साल में जमा कर रहे थे टाइम फ्रेम, अब ये 40 मरतबा जमा होगा। मतलब 1 साल के अंदर में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10 साल में 40 क्वार्टर होंगे। तो आपने बार बार उसको रिडीम करने के लिए फिर से रीइन्वेस्ट किया, रिडीम करने के लिए फिर से रीइन्वेस्ट किया, मतलब क्वार्टरली आप करते गए। मतलब आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ रीइन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया, वही पैसा, कुछ नया नहीं किया। सिर्फ 1 साल की जगह आपने उसको
3 महीना कर दिया, 3-3 महीने पे मैं उसको करूंगा, री इन्वेस्ट करूंगा, तो उससे क्या होगा? तो यहाँ पे मैंने लिखा है पॉसिबल इन फर्स्ट 3 एज अ रेस्ट इज लिंक टू वोलेटिलिटी। मतलब बाकी जो आपका ये म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स और पोर्टफोलियो है, ये तो पूरा का पूरा आपका स्टॉक मार्केट से लिंक है, जो कि इक्विटी प्रोडक्ट से होते हैं, जो कि स्टॉक ऊपर नीचे हुआ तो रिटर्न्स आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब किसी से कुछ लेना देना नहीं है, फिक्स्ड है, मतलब आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा ही, राइट। तो यहाँ पे क्या होता, तो अगर 40 क्वार्टर के हिसाब से जो आपको यहाँ पे जो 59,48,000 रुपीज 89 रुपीज के आसपास मिल रहा था, वहीं पे अभी आपको 59,65,200 नॉट 1 रुपीज के आसपास मिलेगा। कितना फर्क मिला? 17,000 रुपए आपने ज्यादा कमाया, सेविंग में रखा। अगर आपने इसको एफडी में अगर इस हिसाब से किया था, ये इंटेलिजेंट तरीके से, तो आपको मिलता था 1 लाख रुपए ज्यादा मिलता था, 1 लाख रुपीज 1,04,564 रुपीज। अब 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा होता है, 10 साल के बाद ही मिले तो भी, ये चीज आपको याद रखना है। अगर उसको आपने बॉन्ड में रखा तो कितना मिलता था? एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए के ऊपर मिलता था। वहीं पे आपने म्यूचुअल फंड में रखते तो 7 लाख रुपीस के आसपास आपको मिलता। अब म्यूचुअल फंड और ये सब तो थोड़ा सा अलग है। आप सोचिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ री इन्वेस्टमेंट है, अगर वो इंक्रीज कर दिया जाए, स्टॉक मार्केट में स्टॉक स्प्लिट भी होते हैं, नंबर ऑफ शेयर आपके पोर्टफोलियो में इंक्रीज भी होता है, और वो जब वो फिर से 100 रुपए का शेयर फिर से 100 रुपए का जब बनता है, तो आपका वेल्थ इतना क्रिएट होगा जो आपको एफडी, बॉन्ड और सेविंग कभी बना करके नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 लाख का फर्क आ रहा है। जो यहाँ पे आप 2 करोड़ 36 लाख कमा रहे थे, वहीं पे आपको 2 करोड़ 62 लाख के आसपास अगर इस तरह से फॉलो किया जाए, लेकिन ये लिंक है, ये चीज आपको याद रखना है, तो 26 लाख रुपए और ज्यादा आप कमा पाओगे, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीका, एक कॉमन मैन किस तरह से कंपाउंडिंग मैजिक का यूज करके भी पैसा बना सकता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिंपल यहाँ पे जो वैल्यूज चेंज होते हैं ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग में ये चेंज होते जाता है। आप सैलरी चेंज कीजिए, यहाँ पे 50,000 से आप, मैं यहाँ पे 25,000 कर देता हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे मैं 25,000 कर देता हूँ, राइट। उसके हिसाब से देखो कि यहाँ 22 लाख का हो गया, कंपाउंडिंग के हिसाब से कितना होगा 82, ऑटोमेटिकली सब कैलकुलेट हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके बाद कितना वैल्यू आएगा, डोंट वरी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे फिर से मैं 50,000 कर देता हूँ, 50,000 कर देता हूँ सैलरी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। हर किसी का सपना होता है कि खुद का घर खरीदूं, यहाँ तक कि मेरा खुद का सपना है कि मैं भी एक घर खरीदूं, जहाँ पे मेरा खुद का एक ऑलरेडी डैड का है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि अपने पैर पे भी हम अपना एक घर खरीदे, जहाँ से हम अपना परिवार की शुरुआत कर सकें, राइट। एक अच्छा स्पेस हो, खुद के पैसे का हो, राइट। तो क्या करना चाहिए आपको? और अभी के टाइम पे आपने देखा रहेगा स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा बूम हो रहा है, वो भी खास करके आपका रियलिटी स्टॉक में। लोग कह रहे हैं रियलिटी स्टॉक का ब्रेकआउट हो रहा है, 10 साल के बाद रियल एस्टेट परफॉर्म करना स्टार्ट किया, और इस टाइम पे लोग घर ज्यादा खरीद रहे। अब घर ज्यादा खरीदेंगे तो बिल्डर का सेल ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और रियलिटी ब्रेकआउट होगा, सिंपल। लेकिन अभी के टाइम पे घर क्यों खरीद रहे लोग, वो चीज हम जानने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, तो आपको और क्लियर आइडिया मिलेगा। सो आगे हम यहाँ पे क्या लिखा है, वाई पीपल आर बाइंग होम्स नाउ एंड वाई देयर इज अ रियलिटी ब्रेकआउट इन 10 years। इससे पहले कुछ था इधर पे? नहीं, यहाँ पे हमने सब एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे मैं 10 साल का ले रहा हूँ। अब देखो क्या होता है ना कि कुछ लोग यहाँ पे जो घर खरीदते हैं, कम से कम 25 साल का प्लान, 20 साल मिनिमम टाइम पीरियड रखते हैं कि 20 साल में हम लोन रिपेमेंट करेंगे। अभी जैसे कि हम एक नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हमने जो स्पून फीडिंग या रहता है ना, सिल्वर स्पून करके, हमको वो नहीं मिला कि जो हम उस रिच फैमिली में पैदा नहीं हुए। हम अगर प्लान करते कहीं घर खरीदने का, 30 लाख रुपए का लोन, थाने के आगे, कल्याण के आगे, जस्ट आई स्टे इन मुंबई, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कल्याण के आगे डोंबिवली में 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए का फ्लैट है, और आपके पास सिर्फ 20 लाख रुपए है, राइट। और आपको 30 लाख रुपए का मिनिमम लोन चाहिए उस घर को खरीदने के लिए। हर कोई चाहता है, क्योंकि उससे अपना सेंटिमेंट जुड़ा होता है घर से, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक प्रीवियस केस लिखा है, एक नाउ लिखा है। प्रीवियस केस में क्या हो रहा था कि उस टाइम पे अगर कोई पर्सन 30 लाख रुपए का लोन लेता है, डोंट वरी, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है, आपको सिर्फ वैल्यू डालना है। इसका ऑलरेडी एल्गोरिथम मैंने सेट करके रखा है, खुद से बनाया A to Z। तो लोन आपने लिया 30 लाख रुपए, यहाँ पे माइनस लिखा, मतलब आप लोन ले रहे हो ना, कर्जा ले रहे हो, तो माइनस 30 लाख रुपए। उस टाइम पे, आज से 2 साल पहले, कोविड से पहले, जो होम लोन इंटरेस्ट रेट था 9.1% से लेकर के 9.7% के आसपास था, उसको मैंने एब्सोल्यूट टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, 0.095, मतलब 9.5% के आसपास आपका इंटरेस्ट था होम लोन के ऊपर पे। 12 महीने कम से कम रहता था, हर महीने आपको ये था, तो उसको इंटरेस्ट को क्या किया मैंने, 12 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 0.0079, मतलब
0.79%, सिंपल टर्म में कहूँ तो। अब मुझे ये लोन भरना है फिलहाल के लिए कि मुझे 10 साल में रिपेमेंट करना है, मुझे 15 साल तक सर का बोझ लेकर के नहीं जाना, 10 साल में लोन रिपेमेंट करना है, क्योंकि 10 साल हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इसके लिए मैंने कंसिडर किया। अब 10 साल में टोटल होते 120 महीने, राइट। तो उसके हिसाब से मेरा हर महीने का EMI कितना आएगा। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है, आपको जरूरत नहीं है। अगर मैं 30 लाख रुपए का लोन 2 साल पहले लेता घर खरीदने के लिए 9.5% इंटरेस्ट रेट, तो मेरा हर महीने का EMI उस टाइम से स्टार्ट होता था 38,819 रुपीज के आसपास पर महीना, राइट। तो अगर मैं 10 साल तक पे करूं तो मैंने कितना पे कर दिया, 46,58,312 रुपीज। ये क्या हो गया, 30 लाख रुपए का लोन है और मैंने टोटल कितना पे किया, इतना। तो टोटल इंटरेस्ट मैंने कितना एक्स्ट्रा पे किया, 16 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा भर दिए इंटरेस्ट के ऊपर, राइट। अब के केस में देखते क्या होता है। नाउ व्हाई पीपल आर बाइंग 30 लाख रुपए का लोन। फॉर एग्जांपल मुझे करजत में 2 BHK का करजत में खरीदना है, 1 BHK 30 लाख में मिल जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मेरे को पूरा का पूरा लोन से फाइनेंस करना है, 30 लाख का घर खरीदा हूं, 30 लाख का लोन लिया। अभी जो इंटरेस्ट रेट है इंडिया में, रेपो रेट का तो चल रहा है, लास्ट 1.5 साल से रेपो रेट 4% के आसपास है, तो उसके वजह से आपका जो भी इंटरेस्ट प्रोडक्ट है वो सस्ते हो जाते हैं। तो होम लोन अभी के टाइम पे इंडिया में आपको 7.1%, 6.5 से लेकर के 7.1% के आसपास मिल रहा है। तो अभी के टाइम पे मैंने कंसिडर किया है, अभी आपको होम लोन SBI का 6.9% के आसपास मिल रहा है, राइट। तो 12 महीना हो गया, पर इसके हिसाब से 0.0057 के आसपास आ गया एब्सोल्यूट नंबर में, और 10 साल का पीरियड है, 120 महीना। तो उसके हिसाब से मेरा अभी का EMI कितना होगा, 34,678 रुपए, 34,678 रुपीज का EMI मेरा मंथली होता है। तो टोटल अमाउंट में कितना पे करता हूं इस पे, 41,61,374 रुपीज 93 पैसा। और टोटल इंटरेस्ट कितना पे करता हूं, 11,61,374 रुपीज। आप ये देख रहे हो, आज से 2 साल पहले जब इंटरेस्ट रेट 9.5% था, मैं कितना पे कर रहा था, और अभी 6.5% इंटरेस्ट रेट होम लोन का हो गया तो कितना पे कर रहा हूं। यहाँ पे कितना कम पे कर रहा हूं, अगर मैं देखूं तो मैं 4,96,937 रुपीज में बचा रहा हूं अभी के टाइम पे, और ये सिर्फ 10 साल की बात है। लेकिन ज्यादातर जो लोग घर खरीदते हैं ना 20 साल, तो यहाँ पे मैं 20 साल कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगा। यहां पे देख रहे हो आपका EMI, सॉरी, सो यहां पे मैं यहां पे 20 साल कर देता हूं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहां पे 20 साल के हिसाब से अगर मैं पे करूं तो मेरा EMI कितना होता है, लेकिन मैं कितना पे कर रहा हूं, 11 लाख के ऊपर मैं ज्यादा पे कर रहा हूं एज कंपेयर टू प्रीवियस, जब कोविड नहीं था। तो ये 11 लाख रुपए बहुत ज्यादा मैटर करता है लोगों के लिए, ये चीज याद रखो। अब मुझे 11 लाख रुपए के आसपास है, राइट, ये 11 लाख रुपए, 11,72,000 रुपए इंटरेस्ट सेव कर रहे हो। फिर से हम आ जाते हैं 10 साल पे, कि हम 10 साल का कंसिडर करते हैं कि 10 साल हम इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं और उनको घर भी खरीदना है। सो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ, यहाँ पे आप देख रहे हो मंथली 4,141 रुपीज के आसपास मैं बचाता हूँ मंथली। अगर ये अभी के टाइम में घर खरीदता हूँ तो ईयरली में 49,000 बचा लूंगा, और पूरे 10 साल में कम से कम 4,96,937 रुपीज के आसपास बचा लूंगा, राइट। इतना मैं यहाँ पे बचा लूंगा। लेकिन अब मुझे घर खरीदना है तो मेरा टोटल इनकम कितना होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मुझे घर खरीदना है तो उसके हिसाब से मेरा इनकम कितना होना चाहिए। इफ आई वांट टू टेक अ लोन, मंथली इनकम मस्ट बी एंड वांट्स टू इन्वेस्ट साइमल्टेनियसली। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करना है और साथ साथ में मुझे घर भी खरीदना है, तो मेरा सैलरी कितना होना चाहिए, आपका सैलरी कम से कम 88,819 रुपीज के आसपास होना चाहिए। और अभी के हिसाब से आपकी सैलरी, अगर नया कंडीशन ले ले, अगर होम लोन कम हो रहा है तो आपकी सैलरी होनी चाहिए 84,678 रुपीज, लेकिन आपकी सैलरी तो 50,000 रुपए। अब एक चीज और कंसिडर कर लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऑलरेडी ये 30 लाख रुपए का लोन था, लेकिन आपको ये 30 लाख रुपए का लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको 15 लाख लेने की पड़ी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा पहले का पड़ा हुआ था। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, पहले का पड़ा हुआ था वो पैसा भी, क्योंकि जब आप घर लेने जाते हो तो बोलते हैं कि भाई 20% तो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 30 लाख का फ्लैट कंसिडर किया है, तो कम से कम आपको 20% इसका भरना पड़ेगा, मतलब 6 लाख रुपए आपको पहले ही भरना पड़ेगा, राइट। तो आप कुछ जुगाड़ करके कर देते हो, तो आप यहाँ से अपना थोड़ा मैनेज कर लेते हो। आ जाते हैं अब नीचे, कैसे आप घर खरीद पाए और इन्वेस्ट भी कर पाए। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अगर कुछ नहीं करता, अगर मैं कुछ नहीं करता इसका मतलब क्या है कि मेरा, अगर मैं तिजोरी में ही पैसा रखता तो 45,12,802 रुपए होता था, राइट। अगर कुछ नहीं करता तो उसके हिसाब से अगर मैं घर खरीदता, मतलब उसी टाइम, मतलब ये पैसा भी देख रहा था और साथ साथ में घर भी खरीद रहा था, तो मेरा नुकसान कितना होता था ओवरऑल,
यहाँ पे आप देख रहे हो नुकसान 14,55,009 के आसपास, सॉरी 14,05,509 रुपीज के आसपास आपको लॉस होता था एक तरीके से। अभी के टाइम पे आपको फायदा हो रहा है क्योंकि होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम हुआ। मतलब अगर वही पैसा 45 लाख रुपए के साथ साथ में आप घर भी खरीदते और इन्वेस्टमेंट भी करते तो आप कम से कम 3 लाख रुपए 3,51,427 रुपीज के आसपास मिलता है। ये कैलकुलेटेड है, डोंट वरी। यहाँ आप देख रहे हो कि मेरा जो टोटल अमाउंट मुझे पे करना है 10 साल के बाद 41,61,000 के आसपास, और मैंने दादाजी के ख्यालात के हिसाब से 45 लाख था, तो उसके हिसाब से मैंने कितना सेव कर लिया, राइट। ये एग्जाम्पल के लिए। और प्रीवियस यही दादाजी का ख्याल रखते थे अगर 2 साल पहले, तो आपका भी 14 लाख का लॉस हो जाता था। अब आ जाते हाउ इन्वेस्टमेंट कैन सेव यू आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब 10 साल के बाद मुझे इन्वेस्टमेंट किस तरह से बचाता अगर मैंने दादाजी का ख्याल छोड़ करके कंपाउंडिंग मैजिक और स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करता, अगर इन्वेस्टमेंट भी करता। तो मैंने यहाँ पे लिया इंडेक्स रिटर्न। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि ना आप एफडी बाय करो, ना आप अगर उम्र ज्यादा है तो बॉन्ड बाय करो, सेविंग अकाउंट में पैसा आइडियल पड़ा मत रहने दो, आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है इंडेक्स फंड बाय करो, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स रिटर्न कंसिडर किया है। सो इंडेक्स के हिसाब से हमको कितना रिटर्न मिल रहा था, 1,53,19,012 रुपीज के आसपास, राइट। ये हमने यहां से लिया, आप देख रहे हो पिछले एक्सेल शीट से कहां से आया है, 1,53,00,000 यहां से आया आपका। इंडेक्स का रिटर्न कितना है यहाँ पे 1 करोड़, ये वाला स्मार्ट वाला इंटेलिजेंट वाला नहीं ले रहे क्योंकि वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा लिंक हो गया, तो हमने 1,53,19,012 रुपीज के आसपास कंसिडर किया जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर मैं कुछ करता और इन्वेस्टमेंट करता तो क्या होता अगर उसी साल से, यहाँ पे आप देख रहे हो आपको फायदा कितना होता। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपने 1 करोड़ रुपए 1,60,60,699 रुपीज घर खरीदने के साथ साथ आपने पैसा बना भी लिया रहता। आपने सिंपल सा लॉजिक देखा कि अगर मैं इंडेक्स फंड में उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट भी करता और घर भी मैनेज करता, लेकिन उसके लिए सैलरी उतनी रहनी चाहिए क्योंकि घर का ईएमआई भी तो भरना है ना आपको, इसके लिए सैलरी मैंने इंक्रीज किया 84,000, राइट। तो ईएमआई प्लस मेरी सैलरी, राइट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप घर का बजट क्या है आपका। सो यहाँ पे अगर न्यू तरीके से अगर मैं देखूं अभी के टाइम पे, अगर ये होम लोन इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो इंडेक्स का रिटर्न आपको कितना मिलता, 1,11,57,637 रुपीज। सो इसके लिए लोग अभी के टाइम पे घर बाय कर रहे हैं, और आप अपना घर भी खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए के आसपास है, आराम से अचीव किया जा सकता है फाइनेंशियल गोल 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए में ख्वाहिशात किसी की अधूरी होती है, किसी की पूरी होती है। सो आई एम अ पर्सन, आई बिलीव कि आई डू नॉट वांट टू बी अ सक्सेसफुल मैन, बट आई वांट टू बी अ सैटिस्फाइड मैन। मतलब सैटिस्फाइड मतलब जो चीज है उसमें खुश रहना है। तो इस तरह से हमको फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाएंगे, और जो भी हमारा ड्रीम है, ये 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़ जो भी बनाते हो आप अपने बच्चों के मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, घर खरीदने के लिए, जो आपका वर्ल्ड टूर है वो करने के लिए आप कर सकते हो। तो यहां से ये जो एक्सेल शीट है आपको शेयर किया जाएगा। सो यहां मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सेल शीट एक्सप्लेन किया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट या नॉर्मल इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करके साथ साथ में आप अपना घर भी मैनेज कर सकते हो। अब वहां पे 30 लाख रुपए का फ्लैट था, उसके हिसाब से आपको 84,000 रुपीज का सैलरी होना चाहिए। क्या पता आपने अभी 10 साल के बाद का प्लानिंग कर रहे हो, कहीं आपने 10 लाख रुपए का 1 BHK खरीद लिया, जैसे कि बदलापुर वामनी साइड में एकदम अंदर में, राइट। और वही आने वाले 10 साल के बाद उसका वहां से कोई हाईवे पास हो गया, कोई प्रोजेक्ट आ गया, राइट, तो उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ये चीज भी आपको कंसिडर करना है कि वो सिर्फ आपका जो रियल एस्टेट इनकम था वो सिर्फ डिटोरिएट नहीं कर रहा था, वो आपका इनकम भी इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि प्रॉपर्टी का दाम भी अप्रिशिएट होगा 10 साल में। तो वो फैक्टर मैंने इसमें नहीं कंसिडर किया था, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो यहां से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो आप प्लानिंग कीजिए जितना ज्यादा हो सके। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो घर के लिए डेफिनेटली प्लान कीजिए, लेकिन अगर आपके पास सैलरी 50,000 की नहीं है, 84,000 की नहीं है, 25,000 की, तो फिलहाल घर का थोड़ा सा डिले कर सकते हो, लेकिन पैसा बन जाएगा, उसके बाद घर का प्लानिंग करोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जब आप घर खरीदते हो तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, राइट, आपका पूरा कैपिटल एक साथ चले जाता है। उस कैपिटल को यूटिलाइज करो अपने रिटर्न्स को ग्रो करने के लिए। जब वो ग्रो हो जाए उसके बाद आप घर खरीदिए, आप अपने छोटे छोटे ख्वाब्स को पूरे कीजिए। तो इसी तरह आपको कोई डाउट्स रहेगा आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली फिनकरो वेबसाइट पे जा करके, वहां से मुझे, राइट,
अब मिलते हैं नेक्स्ट संडे विद अ न्यू कंटेंट जहां पे शायद हम स्टॉक के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू सो मच।